भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे चैप्टर को लेकर के उपस्थित हूं, जहां मैंने पिछले दिन के कार्यक्रम में आपसे इसी कुंडली का लग्न चार्ट का अध्ययन किया था। आज के कार्यक्रम में लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन करूंगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, उपस्थित रहिए और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में कमेंट में जरूर ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखा करिए। दिसंबर महीने में मैं वीडियो विश्लेषण करने वाला हूं 14 कुंडलियों का, तो उसमें से आप लोगों को जरूर ही लिखते रहना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां पे एक बात मैं सबसे पहले बता दूं, नवमांश कुंडली जो होती है वो बीज कुंडली होती है। उसका फॉर्मूला यहां से आधारित होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नवांश कुंडली जो होती है वो ये कुंडली कहलाती है जहां आपके लग्न कुंडली में बन रहे ग्रहों को वो ये बताती है कि कितने अच्छे उसके रूप बन रहे हैं। मतलब वो ग्रह कितना स्टेबल हो रहा है, मजबूत हो रहा है और बेहतर बन रहा है, उसकी प्रगति हो रही है या जो है वो अवनति को प्राप्त कर रहा है। ये तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली में सूर्य को देखिए। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, मीन राशि, गुरु की राशि। यहां के अधिपति परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो परिवर्तन राजयोग बना। यहां पे वही सूर्य जो है वो गुरु की राशि में व्यक्ति की पत्नी को और व्यक्ति को समय के हिसाब से मेहनती और अच्छे परिणाम देने वाला बना रहे हैं। सूर्य की दशा में व्यक्ति को सुख की वृद्धि हो सकती है, उसके पराक्रम का बल बढ़ सकता है और उसके पराक्रम का लाभ बढ़ सकता है। साथ ही साथ उसके भाइयों के साथ कुछ संबंधों में कमजोरी भी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य को कमजोरी भी मिल सकती है, और उस दौरान व्यक्ति माता के स्वास्थ्य का देख रेख करने में अपना वक्त भी जो है वो लगाता है और उसको उसके ख्याल रखने का ये एक भाव भी जागृत होता है। ये सूर्य की दशा का प्रभाव होगा। व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के, धर्म से जुड़ करके अपना दैनादिक क्रियाकर्म करते रहता है। चंद्रमा, यही सूर्य अगर दशमांश कुंडली में बात करते हैं तो वृषभ राशि के हो रहे हैं मंगल के साथ, जो कि धन भाव के अधिपति होकर के लाभ में जा रहे हैं। व्यक्ति कैरियर के संबंध में लाभ भी अर्जित करेगा, उसके पास स्थिर संपत्ति बनाने में वो लाभ अर्जित करेगा और वो स्थिर चल अचल संपत्ति का मालिक भी होगा और यश का लाभ भी प्राप्त करेगा। यशोवान, कीर्तिवान, सम्मान, पद से, प्रतिष्ठा से युक्त जीवन जी करके और एक तरीके से कार्य में हमेशा ही मजबूती से सम्मिलित होने वाला होता है। क्लियर है? अब चंद्रमा, जन्म कुंडली में धनु लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा अष्टम भाव के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में अमावस्या दोष लगा रहे हैं, शनि से पीड़ित भी हो रहे हैं, सूर्य से अमावस्या दोष भी लगा रहे हैं। बुध और चंद्रमा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित भी कर रहे हैं और साथ ही साथ दसम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो अष्टम के अधिपति होने से, चतुर्थ में जाकर के बैठने से माता को रोग, व्यक्ति के मानसिक रोगी या मन के कमजोर होने, या कई बार कल्पनाशीलता की अधिकता, बस में बैठे तो बस सोचे कि मैं हवाई यात्रा कर रहा हूं, बस में बैठे तो कल्पनाओं में खो जाए, गाड़ी में बैठे तो फिर उसके जैसा जो है वो हवाई, एक होता है ना हवाई फायर करने वाला, कोई होता ही नहीं है। तो ये स्थिति, व्यक्ति हमेशा ही जो है वो तल्लीन रहता है, किसी किसी ख्वाब को बुनते रहता है, ये स्थिति, और बेवजह की चिंता भी करता रहता है, बेवजह डरता भी है, बेवजह सवाल भी करता है खुद से। उसकी लड़ाई खुद से होती है और सबसे खतरनाक लड़ाई खुद से लड़ाई होती है। आप बाहर के लोगों से लड़ेंगे तो शायद जीत जाए, पर यहां से जब लड़ाई शुरू हो जाती है खुद से ही, तो हारने के कई बार चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आपकी लड़ाई हमेशा दुश्मनों से होनी चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों से होनी चाहिए, खुद से कभी भी ना करिए। अच्छी चीजों को मेंटेन करके रखने की आवश्यकता है। यही चंद्रमा यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, यहाँ मीन राशि के बैठे थे, यहाँ अग्नि तत्व की, जल तत्व की राशि में बैठे हैं, भूमि तत्व के, जल तत्व के ग्रह होकर के जल तत्व की राशि में, तो यहाँ प्रकृति अच्छी बन रही है, ससुराल धनवान मिलता है, पत्नी सुंदर मिलती है और संबंध हमेशा अच्छा बना रहता है, क्योंकि उस पे
राहु की दृष्टि है और यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो मीन के हैं, यहाँ वृश्चिक के बन रहे हैं, तो पत्नी का कम से कम प्रभाव बुद्धि का बड़ा बढ़िया होता है, सुंदर होता है, वाणी अच्छी होती है और प्रबुद्ध भी होती है। चंद्रमा जो है वो अपने प्रभावों को लग्न कुंडली से ज्यादा नवांश कुंडली में कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पे वो दशम के अधिपति होकर के नीच के हो रहे हैं। इस वजह से कई बार पत्नी जो होती हैं वो काम करना चाहती हैं पर उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है। धन की स्थिति हमेशा ही कई बार बचाने के लिए बमुश्किल होती है, या धन बचाने में मशक्कत करनी पड़ती है, या वो धन को लेकर के जो संतोष का भाव होना चाहिए वो थोड़ा कमजोर करता है या कमजोर है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठ रहे हैं। यहाँ चंद्रमा लग्न के अधिपति होकर के दशम में बैठ रहे हैं, व्यक्ति को कार्मिक नेचर का बनाएंगे। यहाँ पे जो प्रकृति रहेगी वो व्यक्ति को संतोषप्रद नहीं, और व्यक्ति के जीवन में कई बार अपना व्यवसाय करने का कई बार वो जबरदस्ती, या फिर तब तक व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है जब तक वो खुद का कोई काम ना कर ले। इस वजह से चंद्रमा की दशा में, मंगल की दशा में, या फिर शुक्र की दशा में, या फिर बुध की दशा में व्यक्ति अपना काम कर सकता है। क्लियर है चीजें। अब उसके बाद अगर गौर करता हूं तो मंगल की बात करता हूं। मंगल इस कुंडली के लिए बढ़िया होते हैं। पंचम भाव के अधिपति होने के साथ साथ 12वें भाव के अधिपति होकर के पराक्रम भाव में अकेले गुरु से दृष्ट लग्नेश और पंचमेश का योग बना। 12वें भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। पराक्रम व्यक्ति को ज्यादा करवाएंगे। शत्रु की राशि में बैठे हैं पर शत्रुवत नहीं है, क्योंकि उच्च की राशि को भोग करके बाहर निकले हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पे जा रही है। यहां मंगल जो है वो जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति होकर के दशम भाव चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं। यानी कि यहां वो उच्च की राशि को भोग के निकले थे और यहां वो उच्च की राशि को भोगते हुए देखे जा रहे हैं। उस पे 4 से 5 ग्रहों का प्रभाव है। इस वजह से भी पराक्रम तिलमिलाएगा। एक ग्रह पे एक जैसा ग्रह देखे या एक प्रकार के ग्रह का प्रभाव पड़े तो वो भाव सस्टेन करता है, स्टेबल रहता है। पर उस पे कई सारे ग्रहों के प्रभाव से वो ग्रह छितरा जाता है, परेशान होता है, उलूल जुलूल सोचने वाला बनता है और कई दिशाओं में उसके पराक्रम को भटकते हुए देखा जाता है। वो एक साथ कई लक्ष्य को साधने के चक्कर में, वो फिल्म है ना जिसमें एक बाण चलाते हैं लोग तो 10 बाण निकल जाते हैं, सहस्त्रों। तो उस तरीके से व्यक्ति ऐसे ही कुछ प्रवृत्ति को धारण करता है, जहां एक बार में कई लक्ष्यों का भेदन करना चाहता है। पराक्रम एक दिशा में करता है पर प्राप्त करने की आकांक्षा उसको कई क्षेत्रों से रहती है। इस वजह से भी उसका पराक्रम का नुकसान होता है, इस वजह से भी उसके बुद्धि का नुकसान होता है, इस वजह से भी कई बार उसके आत्महीनता की स्थिति को, आत्मा के कमजोर होने या पराक्रम के कमजोर होने का प्रभाव दिखता है। मंगल की दशा यहां के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पंचम के अधिपति होकर के तीसरे भाव में बैठ रहे हैं, मेहनत ज्यादा करा रहे हैं, अकेले बैठे हैं, इस वजह से और कमजोर हो रहे हैं। और यहां वो उच्च के हो रहे हैं। यहां पे भी मंगल की दशा थोड़ी सामान्य से ही जाते हुए देख रहा हूं, परंतु व्यक्ति की पत्नी के स्वभाव को कई बार वो डाइवर्टेड या जो है वो बदलाव की स्थिति में या एक जैसा नहीं रहने वाला, थोड़े कठोर स्वभावों को बनाने वाले हो जाते हैं। पर यहाँ पे व्यक्ति के अंदर पंक्चुअलिटी देंगे और व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में हमेशा ही वो साहस, ऊर्जा, अदम्य जो एक पराक्रम होता है वो सब देने का काम करेंगे। ये सारे गुण पत्नी में भी देखे जा सकते हैं और व्यक्ति को अलग तरीके से अपने जन्म स्थान से कई बार ले जाकर के दूर स्थापित करते हैं और कई बार पत्नी के साथ दूर व्यक्ति जो है वो वास करता है। ये बात भी देखने को बनती है। बुध की अगर बात करता हूं तो वो बुध जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, जो शुक्र का उच्च भंग कर रहे थे। यहां वो बुध बनते हैं सप्तम और दशम के अधिपति, मारक होते हैं बुध, चंद्रमा, शुक्र बाधक। और इस कुंडली में मंगल भी कहीं ना कहीं कमजोर भी होंगे, क्योंकि 12वें के अधिपति होकर के और पंचम के अधिपति होकर के, हालांकि मंगल का फिर भी प्रभाव अछूता रहेगा और अच्छा देता रहेगा, क्योंकि लग्नेश उसको देख करके 12वें भाव के अधिपति पे देख करके व्यक्ति को बाहर, विदेश या जन्म स्थान से दूर ले जाकर के स्थापित करना और कई बार बहुत बड़ी कंपनी में या बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाकर के व्यक्ति को स्थापित करने का काम करते हैं। ये बुध यहाँ पे जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं 12वें भाव में। दाम्पत्य, सैया का सुख, पत्नी के साथ मन के मिलने का भाव और एकांत रहने का प्रभाव, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी कमजोर नहीं होता है। पंडितों का आदर करने वाला स्वयं और उसकी पत्नी भी, ब्राह्मणों को दान देने वाला स्वयं और उसकी पत्नी भी, स्वयं ही वो शत्रुओं का हंता हो जाता है। कई बार नशों से संबंधित समस्याएं उसके जीवन में आ सकती हैं।
व्यक्ति का प्रोडक्शन बुध की दशा में बढ़ जाए, व्यक्ति के मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेट करने का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है, कन्विंसिंग कैपेसिटी उसके पत्नी के अंदर भी बहुत अच्छे होते हैं। व्यक्ति की पत्नी भी जो होती है वो दूरदर्शिता को धारण करने वाली और उसके साथ लंबी दूरी तक यात्रा करने वाली होती है और हमेशा उसके साथ साथ निभाने वाली, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अकेले हो, चाहे वो लोगों के साथ हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, हमेशा ही उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले बनते हैं या होते हैं। दाम्पत्य खराब नहीं है इस कुंडली का, अच्छा है। उच्च के मंगल बैठे हैं तो गर्वीला हो सकता है, थोड़ा क्रोधी हो सकता है क्योंकि मंगल का प्रभाव है, लेकिन अपनी राशि को देख रहे हैं तो यहां से शुभ ग्रह दो शुभ ग्रह बैठे हैं तो खराब नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रभाव में है, जलन एक हो सकती है जहां पे कभी कभी एक जो है वो गर्माहट सी रहेगी या एक बर्फ जो है वो वहां पे जमी रह सकती है। बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो लग्न के अधिपति होकर के राहु से प्रभावित, राहु की नवी दृष्टि और गुरु लग्न को देख रहे हैं, लग्न को बली भी और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले स्टेट में भी लेके जा रहे हैं। अगर ये राहु लग्न में नहीं बैठते तो निसंदेह और भी अच्छी बात हो सकती थी। अगर वो मिथुन के बैठ जाते, कन्या के बैठ जाते या फिर वृषभ के बैठ जाते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन आपकी कुंडली में वो धनु के बैठे हैं और वहां से बैठ करके धनु राशि के अधिपति गुरु पे उनकी दृष्टि जा रही है। वही जो देव गुरु बृहस्पति यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो उच्च के हो रहे हैं, वहां वो 5 नंबर की राशि में, मित्र की राशि में थे, भाग्य भाव के कारण और अकेले बैठे होने के कारण यहां पे वो कमजोरीपन का एहसास भी करा रहे थे, भाग्य में कमजोरी दे रहे थे। व्यक्ति के धार्मिक होते हुए भी कई बार धर्म का प्रभाव कमजोर होता है या व्यक्ति का जो एक आत्मबल होता है प्रेडिक्शन करने का वो थोड़ा कमजोर सा हो जाता है। ये जीवन भर की बात रहती है, व्यक्ति अपने आप को लेकर के कई बार सशंकित रहता है। और गुरु अगर नवांश कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, दशमांश कुंडली में अगर मंगल जो है वो जन्म कुंडली में गौर करें तो वृषभ राशि के बैठ करके यहाँ पे थोड़े से प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं, क्षेत्र को कमजोर, क्योंकि यहाँ पे विष दोष का प्रभाव दिख रहा है। इस वजह से कार्य क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति हमेशा ही कंफ्यूजन में रहने वाला रहेगा और हमेशा ही ये दबाव काम करेगा, ये हमेशा रहेगा। लेकिन व्यक्ति को नौकरी ही करना चाहिए, उसके पास मैनेज करने की क्षमता है तो व्यक्ति अपने पद को हमेशा ही बरकरार रखे और नौकरी ही ज्यादा करे तो ज्यादा लाभ है। गुरु यहां पे जन्म कुंडली में स्वग्रही है, प्रतियोगिताओं में जीतने वाला, नौकरी ही करने वाला बना रहे हैं मेरे हिसाब से। इस वजह से ये बात बनती है। गुरु का प्रभाव हमेशा ही, जब भी गुरु की दशा आएगी, आपके जीवन में आने वाली जो एक अनकंडीशनल जो एक शर्त होता है, जैसे कि कमजोर हो जाए या उसमें जो चेंजेस आते हैं या एक कठिनाई आती है, ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स जो क्रिएट होते हैं, वो यहां से हटाने का काम करेंगे और व्यक्ति को इस नेचर का वहां पे बना रहे हैं गुरु दशमांश कुंडली में छठे भाव में बैठ करके कि व्यक्ति अपने प्रत्येक प्रकार की समस्या को टेबल पे बैठ करके आसानी से, शांति से और वार्ता के द्वारा उसे खत्म करने का प्रयास करवाते हैं। यहां पे एक बात और भी समझने वाली है कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रकार की समस्याओं के प्रति एक उदारवादी नेचर को लेकर के बैठने वाला होता है। वो उसके प्रति निराशावादी प्रक्रिया नहीं रखता है और नहीं प्रवृत्ति उसमें है। क्लियर है? गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो इस कुंडली के लिए छठे और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के जहां वो बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं चल अचल संपत्ति को क्रिएट करने में, भवन, भूमि, वाहन आदि के सुख को वो एक तरफ दे भी रहे हैं, लेकिन याद करिए वो मृतप्राय थे। तो छठे भाव के अधिपति और पापी भाव के अधिपति होने के कारण, ये पापी भाव है, वहां पे अगर वो मृतप्राय हो रहे हैं तो एक तरीके से वो ठीक भी है। अगर वो बहुत ज्यादा बलवान हो जाता तो कई बार जातक की माता को और भी ज्यादा रोग देने लगता। और यही कारण है कि छठे भाव के अधिपति उच्च के थे तो व्यक्ति को नौकरी भी करवाने वाला बना रहे हैं। व्यक्ति को नौकरी पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। व्यक्ति के पास ये बात देखने में आ रही है कि छठे स्थान के अधिपति होकर के शुक्र उच्च के होकर के मृतप्राय बैठे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं एक सांसारिक जो भोग होता है या सांसारिक लिप्सा, यहां पे आप शुक्र को देखिए तो लग्न के अधिपति होकर के दशम स्थान में गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो कि छठे भाव के अधिपति हैं और साथ ही साथ वो पराक्रम के भी अधिपति हैं। तो त्रिक भाव के अधिपति होने के कारण कई बार व्यक्ति को चल अचल संपत्ति या फिर भी उसको इकट्ठा करने में मशक्कत करनी होगी, यानी कि शुक्र की दशा में आप ये काम नहीं कर सकते। और अभी आपकी कुंडली में शुक्र की ही दशा चल रही है तो अभी धन को रोकने का प्रयास ना करिए, या फिर मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, या फिर प्रयास करिए आप या तो करो मत, या तो
जबरदस्ती जोर से करना होगा, क्योंकि वो जाने की स्थिति में ही है और ग्रह वही करवा रहा है। अगर आप ज्योतिष से कुछ सीख सकते हैं तो ये सीख सकते हैं कि आपको ये समय ऐसा है जो ये इशारा कर रहा है कि बाबू रे, अभी मेहनत करने के बाद जो धन इकट्ठा होगा उसको आप बना करके रखने में, बजट बना करके रखने में आपको मशक्कत करनी होगी। लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत यही कहता है कि ये ग्रह ऐसा करवा रहा है, लेकिन अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो अपने आप में बदलाव करके, अपने खर्चों पे नियंत्रण रख के इस चीज को आप अपने फेवर में कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम उसी चीज को स्वीकार कर लें, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष और ज्योतिषी का मतलब वही है कि ये आपको बता दे कि ऐसा हो सकता है, आपको ये नहीं करना है। अपने खर्च पे नियंत्रण करने की आवश्यकता हो करके उसको मेंटेन करके और अपने बजट को बरकरार रखना है, क्योंकि ये ग्रह आपसे खर्च ज्यादा करवाएगा। बेवजह का खर्चा हर महीने आपके सामने कोई ना कोई आते रहे, इस वजह से उसको मिनिमाइज करिए, कम करिए और उस पर बहस करिए। अपने घर में उस पर एक हेल्दी डिस्कशन करिए, जहां आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता, आपके पिताजी इन सब चीजों में भागीदार हो सकते हैं। ये शुक्र की बात थी। शुक्र दशमांश कुंडली में जाकर के जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वस्तुतः वो आपके कई बार कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति आपको एक अनहेल्दी जो है वो एक प्रक्रिया में लेके जाते हैं, या फिर कई बार आपको अपने स्वास्थ्य के कारण आपका कार्य क्षेत्र नुकसान में जा सकता है। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। ये विशेषतया शुक्र की दशा के कारण, जहां रोगों की अधिकता के कारण कई बार जातक के पैसे रोगों के ऊपर खर्च होते हैं, जिसमें आपके जो है वो माता के पक्ष से, आपकी पत्नी के पक्ष से, आपके छोटे बेटे के पक्ष से, इन सब चीजों पे कई बार स्वास्थ्य पे पैसे जाते हैं। शनि की बात अगर करूंगा तो धनु लग्न की कुंडली के लिए वो सामान्य परिणाम देते हैं। मंगल की उच्च राशि में शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं और अपने ही राशि में, ये मंगल की उच्च राशि है। शनि ने चंद्रमा को भी देखा, शुक्र को भी देखा, बुध को भी देखा और सूर्य को भी देखा है। इस वजह से दशम भाव पे या जन्म कुंडली में 12वें भाव पे या जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे गौर करिए तो 10 नंबर की राशि में बैठ करके आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट का और कर्म के प्रति जो है वो व्यक्ति एक हमेशा ही पॉजिटिव नेचर लेकर के जाता है। 12वें भाव की राशि जो बननी चाहिए यहां वो बनी है चतुर्थ भाव में। इस वजह से कई बार व्यक्ति का सुख छिन जाता है, या कई बार जन्म स्थान से दूर जाकर के वास करना पड़ता है, या कई बार मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। 12वें भाव की राशि मीन राशि पे अगर शनि का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति को कई बार मोक्ष की प्राप्ति, या कई बार प्रेडिक्शन लेवल बड़ा तीव्र, व्यक्ति जो बोल दे वो सही घटित हो जाए, व्यक्ति मोक्ष के तरफ उसका ध्यान जाए, और व्यक्ति कई बार अकेलापन, शांति या एकांतवास या एकांत खोजी या एकांत भोगी हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली में 12वें नंबर की राशि में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध का प्रभाव रहेगा, तो वहां पे वो भाव हमेशा ही व्यक्ति के व्यय को सही दिशा पे ले जाने का प्रयास भी करवाता है। व्यक्ति का व्यय कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस पे समाधान की आवश्यकता है और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की आवश्यकता भी है। शनि की दृष्टि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति के भवन पे खर्च करवा सकती है। शनि की दशा में, गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में और बुध की दशा में, ये 4 दशाएं जब भी चलें, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर, मध्यांतर, कभी भी आप भवन पे खर्च कर सकते हैं, या इन सब चीजों के पीछे आपका प्रेडिक्शन लेवल कभी भी बढ़ेगा तो शनि की दशा में और बुध की दशा में बढ़ सकता है। ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद राहु और केतु आपके लिए न तो बहुत अच्छे न तो बहुत बुरे। इस कुंडली में अगर मैं विषांसा कुंडली की बात करता हूं तो आपकी कुंडली के आधार पर अनुभव बहुत अच्छा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आत्मबल कमजोर है, इस वजह से सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार किया करिए, सूर्य को प्रणाम किया करिए, साष्टांग पंचांग प्रणाम करिए 5 अंगों से, अगर है तो पूरे तरीके से बिछ करके सूर्य को प्रणाम किया करिए। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। रक्त चंदन की माला धारण करिए, तुलसी की माला गले में धारण करिए, इससे आपके अंदर सात्विकता बरसेगी। और त्रिपुंड धारण करिए, अगर ना हो तो गुरु दीक्षा जरूर ले लीजिए। ये बात कहता हूं, ये इतनी सी बात है। मंगल नीच के हो रहे हैं विषांसा कुंडली में, और वो होते हैं आपकी कुंडली के लिए द्वितीय भाव के अधिपति, जो व्यक्ति के मानसिक संताप को कई गुना वृद्धि देने वाले और विचारों में भेदन पैदा करने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं माता और पिता के बारे में विचार करता हूं तो पिता भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, वो है पर थोड़ा कमजोर भी है।
माता भाव आपकी कुंडली के लिए माता से हमेशा लाभ और माता से वैचारिक लाभ हमेशा दिख रहा है। ऐसी स्थिति में माता का लाभ भी है और माता से व्यक्ति को सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में अगर मैं वाहन वगैरह के बारे में विचार करूं तो उसकी स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है और वो आरंभ से ही मिल जाती है। आपकी कुंडली में अगर मैं भाग्य की चर्चा करता हूं तो D4 चार्ट में कई बार बनाने में जो एक स्टेटस मेंटेन करना होता है या चीजों को अपने पीछे छोड़ करके जाने में मशक्कत करनी होगी, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके जाने के बाद आपकी संततियों, हालांकि उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूं लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपको भी अपने बच्चों को उस मेहनत के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने लिए कुछ विशेष कर सके। आप इस चीज पे काम ना करिएगा कि मेरे जाने के बाद मेरी संतति जो है वो बैठ करके खाए। अगर ये काम करने लगेंगे तो निसंदेह वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे या फिर वो भोगी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा बचत करके जाने के पीछे दिमाग मत लगाइएगा, ये आपके कंपटीशन को और आपके रिक्तता को बढ़ाने वाला हो जाएगा। अपने बच्चों को कम से कम मेहनत करने वाला बनाइए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का भाव उनके अंदर जागृत करने का प्रयास करना होगा। आपकी कुंडली में अगर मैं दशाओं की चर्चा करूं तो शुक्र और बुध, इनकी दशाएं आपके जीवन में सामान्य जाएंगी, बहुत ज्यादा न तो अच्छी बहुत ज्यादा न तो बुरी, मतलब यहां से व्यक्ति दिमाग से शांत होता है। पर जितने भी ग्रह इन दोनों के अलावा बनते हैं, शुक्र और बुध के अलावे, वो सारे ग्रह आपकी कुंडली में साहस भरने वाले, बल भरने वाले, पराक्रमी बनाने वाले, मील का पत्थर साबित करने वाले, अपनी दशा काल में व्यक्ति को परिणाम देने वाले और उनका परिणाम दिखने वाला होता है। एकदम साफ पानी की तरह मैंने बताने का प्रयास किया है, बिना किसी लाग लपेट के। नवांश कुंडली में अगर आप ग्रहों के नक्षत्र पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले सूर्य जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, ये ठीक है। चंद्रमा भी बढ़िया नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु थोड़े कमजोर नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, शनि भी बढ़िया नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल अच्छे हैं, बुध थोड़े कमजोर हैं। इस वजह से व्यक्ति के वाणी का प्रभाव और व्यक्ति के पास जो एक कैपेबिलिटी होती है कम्युनिकेशन की, वो थोड़ी कमजोर सी हो जाती है। हालांकि व्यक्ति को हमेशा ही गणेश जी के मंत्रों का जप, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। और जो जो मैंने उपाय बताए हैं उसमें से आपको हनुमान चालीसा का पाठ, ये कुंडली मीन लग्न की, मीन राशि की बनती है, आने वाली है 7.5, हनुमान जी की पूजा अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। उनका दर्शन और काल भैरव या शिव जी की पूजा या दुर्गा जी का मंदिर का दर्शन ये अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब बाकी तो चीजें मैंने कुछ बतानी नहीं है, फिर भी कुछ पूछना होगा तो विशेषतः पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।